नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम आर्यन ग्लोबल स्कूल सेरा पानीपत के जो हमारे डायरेक्टर हैं, अभी हम उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कोरोना वायरस चला हुआ है और सबसे बड़ा संकट तो सभी पे आया हुआ है आर्थिक तौर से। और जो मेरा खुद का मानना है, सबसे ज़्यादा संकट स्कूलों पर आया हुआ है। जैसे फ़ीस से ही सब कुछ चलता है और इन सारी चीज़ों के कुछ क्वेश्चन पेरेंट्स के भी थे, कुछ चीज़ें मुझे भी पूछनी थी, तो हम सर से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बिल्कुल फाइन। आप? मैं बढ़िया सर। सबसे पहले तो सर, जो कोरोना वायरस के चलते हुए जो हमारे सारे स्कूल बंद हो गए हैं, और जैसे हम बाहर रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सुनने में मिलती हैं कि सरकार ने 3 महीने की फ़ीस माफ़ कर दी है स्कूलों की। इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ नहीं है? नहीं, सरकार ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा है कि 3 महीने की फ़ीस माफ़ है। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है, हमारे से डिक्लेरेशन फॉर्म भी ले लिया है कि आप इन 3 महीनों के अंदर सिर्फ आप ट्यूशन फ़ीस ही लोगे, और वो भी मंथली वाइज, ना कि 3 महीने की इकट्ठी। क्योंकि आज के दिन समस्याएं सभी की हैं, आप हो या मैं हूँ या कोई भी है मेरा भाई, सबकी समस्याएं हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के काम बंद हो चुके हैं, जो मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, या कोई रोज़गार करते थे, या कोई शॉप कीपर था, या किसी तरह का था, मतलब लगभग सबकी कुछ ना कुछ काम था जो अपना, वो सबके बंद हुए। हर बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, असर है सिर्फ। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जैसे अपना स्कूल रूरल बिलोंग करता है, तो यहाँ 70% बच्चे हमारे पास किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि और किसी टाइम पे, किसी सीज़न में तो थोड़ी सी वहाँ परेशानी होती थी, फसल के लिए भीड़ हो जाती थी या कुछ है। लेकिन अब की बात तो फसल भी इस तरीके से सरकार ने ली है कि एक एक दाना किसान का आराम से, बिल्कुल प्यार से सभी का सेल हुआ है, किसी को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि किसान को अब की बार किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। चलो, वो तो एक प्रकृति की देन है कि हमारी फसल कुछ कम निकली है इस साल, ये कई बार हो जाता है मौसम के प्रभाव से। लेकिन 70% लोगों का कोई इस चीज़ का प्रभाव नहीं है। लेकिन वो क्या है कि एक दूसरे को देख के वो स्कूलों में फ़ीस जमा नहीं करा पा रहे। अच्छा सर, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि अब तक कितने % बच्चों की फ़ीस आई है? मैं सच्चाई कहता हूँ आपको कि अभी तक तो हमारी लास्ट ईयर की जो बची हुई थी, जो 31 मार्च तक क्लियर होती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो नहीं हो पाई। वो भी हमारी आनी अभी शुरू हुई है कि जो पेरेंट्स को एक 2 पेरेंट्स आ रहे हैं। लेकिन जो न्यू फ़ीस है उसमें अभी तक किसी एक बच्चे ने भी अप्रैल मई की फ़ीस नहीं जमा कराई है हमारे पास। मतलब 1% भी नहीं हुई? 1%, 0% है। किसी पेरेंट्स की अभी तक कोई फ़ीस जमा नहीं हो पाई है। तो सर, सबसे बड़ी समस्या सर टीचर्स की सैलरी पर आएगी। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए यही है कि टीचर हमारे घर बैठ के ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो और टाइम से भी, स्कूल टाइम से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको शाम को हमने जैसे 5 से 6, साढ़े 6 बजे तक का टाइम रखा है कि उनका बच्चे होमवर्क उसके अंदर भेजते हैं, होमवर्क चेक करते हैं। वो बेचारे रात तक लगे रहते हैं, और अगले दिन फिर सुबह की फिर तैयारी करते हैं। सारा दिन वो होमवर्क बच्चों को भेजते रहते हैं या बात करते रहते हैं। तो समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं। अच्छा, बहुत सारे तो ऐसे हैं हमारे पास जो काम करने वाले हैं, जो सिर्फ सैलरी पे डिपेंड करते हैं। उनको अभी अनाज भी लेना है, उनको बहुत सारी चीज़ों की, वो बड़े परेशान हैं। वो हमारे से बात भी करते हैं, जिसकी हो सकता है मैं हेल्प भी करता हूँ। लेकिन स्कूल कहाँ तक? स्कूल तो सिर्फ फ़ीस के ऊपर, स्ट्रक्चर फ़ीस के ऊपर ही होता है स्कूल का सारा कुछ। अगर आप फ़ीस ही नहीं आएगी तो उनको, हमारे पास इतने लोग काम करते हैं, उनको हम कहाँ से पे कर पाएंगे? और चलो, कोई पुराना स्कूल है, थोड़ी सी स्थिति उसकी अच्छी है, वो 1-2 महीना पे भी कर सकता है। लेकिन हमारे जैसे जो आज तक स्कूल को बनाने में ही लगे हुए हैं, जो हमारे खुद के खेत हैं, अब उनकी भी फसलें, स्कूल हैं जैसे सेंट मैरी, DAV जैसे जो बड़ी संस्थाओं के स्कूल हैं, उनका थोड़ा सा कुछ अलग है। लेकिन हमारे जैसे रूरल में बैठे हमारे तो अभी तक सारी चीज़ें बनाने में लगे हुए हैं, हमारे से तो वही काम नहीं हो रहा, तो हम आगे से कहाँ से पैसे लेके आएंगे? हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आज के दिन यही फेस कर रही है। अगर हम किसी अपने को, क्योंकि रूरल में हैं, तो हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास जो भी आता है पेरेंट्स, जो हमारे ताऊ लगते हैं, दादा लगते हैं, वो मुझे आशीर्वाद दे के जाते हैं, हमेशा मिल के जाते हैं। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मुझे अपने बेटे की तरह ही समझते हैं। और मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा कोई मेरा भाई है जो मुझे नहीं जानता। वो सीधे आके, और यहाँ तो एक और अच्छी खास बात ये है, इतना प्यार है कि कोई फ़ीस भरने भी आता है तो मुझसे मिले बिना जाता नहीं। वो मेरा हालचाल भी पूछता है, अपना भी बात करके जाता है। तो मुझे भी खुद शर्म आती है कि ऐसे समय पर मैं उनसे मैं ही नहीं कह पाता कि आप फ़ीस पे कर दो। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रॉब्लम सबको है। वो तो अब उनका दिल क्या करता है, उनका मन क्या करता है कि उन्होंने कैसे करना है, वो उनके ऊपर डिपेंड है।
अच्छा सर, जैसे अभी हमारा जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसके अंदर समस्याएं भी खूब आ रही होंगी, तो किस किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? अभी समस्याएं जैसे आई हुई हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मैं यही कहता हूँ कि उनको इतना टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है। वो अच्छे से, और कुछ हमारे रूरल में थोड़ी सी कुछ इंग्लिश भी वीक है पेरेंट्स की। बहुत ज़्यादा हाँ, वो उसको अच्छी तरह से उस काम को देख नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, बच्चों को करा नहीं पाते। पहले क्या होता था कि जो पेरेंट्स ऐसे होते थे वो कहीं ना कहीं हेल्प ले लेते थे, किसी ट्यूशन टीचर से या कोई रिलेटिव से, कोई अपने अंकल से, चाचा से, आंटी से, वो थोड़ी हेल्प ले लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि इस कोरोना की वजह से सब डरे हुए हैं, एक भय है अंदर, पता नहीं आज के दिन किसको क्या है। तो वो थोड़ा सा सरकार भी चेताती रहती है कि भाई डिस्टेंस रखो, आप सैनिटाइजर रखो अपने साथ में, मास्क रखो। तो ये चीज़ें होते हुए भी उनकी हेल्प नहीं हो रही उन बच्चों की। हम इसलिए कोशिश भी करते हैं, उनको कॉल करके उनको आगाह करते हैं कि आप हमारे से हेल्प लो अगर आपको, लेकिन फिर भी पेरेंट्स थोड़े से जागरूक नहीं हैं। अच्छा, एक सर, जैसे जो गांव के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज़्यादा होती है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी चीज़ें बाहर निकल के आई मेरे सामने कि एंड्रॉयड फ़ोन किसी के पास तो है ही नहीं, और किसी के पास है तो घर में एक है जो घर का मुखिया है, और उसे काम के लिए अंदर बाहर भी जाना होता है। तो वो बच्चा किस तरीके से काम कर पाता है या नहीं कर पाता है? ये सबसे बड़ी हमारे सामने यही जो मुश्किलें हैं जो फेस कर रही हैं कि नेट है जो वो भी वीक है, काफ़ी टाइम तक नेट नहीं आता, या उसकी स्पीड इतनी स्लो है, वो चीज़ें डाउनलोड नहीं हो पाती, या वीडियो क्लिक नहीं कर पाते बच्चे, या फिर पेरेंट्स के पास एक ही फ़ोन है, वो लेके चला गया, बच्चा तब तक बैठा रहता है। कई बार उनकी कॉल आती है, सर दोबारा से होमवर्क हमारे पास भेज दो। यही प्रॉब्लम है। और कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक हमारे से जुड़ ही नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके पास टच स्क्रीन का या वैसा नेट वाला कोई फ़ोन ही नहीं है। उनके पास वही पुरानी पद्धति वाले वो छोटे फ़ोन हैं उनके पास, जो जिनमें नेट यूज ही नहीं होता, तो वो तो बेचारे जुड़ ही नहीं पा रहे हमारे से। तो उनकी प्रॉब्लम हमारे सामने सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रही है। तो अब हमारा विचार है कि एक बार देखते हैं कि पेरेंट्स से बात करके या तो उनके घर तक जाने की कोशिश करेंगे बच्चे के सामने, ताकि उसके सामने बैठ के उसकी प्रॉब्लम को थोड़ी दूर करने की कोशिश करें। एक सर, कुछ टाइम पहले ना एक पेपर में भी आई थी ये कि सरकार ऐसा कुछ सोच रही है कि 15-15 बच्चों को बुलाने का, क्या है इसमें, कितनी सच्चाई है? अभी ने जो, जैसे हम अखबार में भी पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे भी पढ़ते हैं कि सरकार एक नई गाइडलाइन तय कर रही है। उसमें ओड इवन की तरह एक फॉर्मूला अपनाएंगे कि 6 फीट की दूरी पे बच्चा बैठे, एक डेस्क पे एक ही बच्चा बैठे। तो उसमें क्या होगा, जैसे एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट हैं, तो उसमें 20-20 करके बुलाए जाएँ बच्चे, ताकि एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठ पाए। जैसे 2 बच्चों का एक बेंच होता है, तो उस पर एक ही बच्चे को बिठाया जाए। तो इस तरीके से ऐसा करने पर या तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, या तो 6 to 12 एक दिन बुलानी पड़ेगी, और नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक एक दिन बुलानी पड़ेगी, तभी ये मैनेज हो पाएगा। क्योंकि स्कूल में स्ट्रेंथ इतनी होती है जितने हमारे पास रूम होते हैं, जितनी बैठने की कैपेसिटी होती है ना, उससे ऊपर हम ले सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। सरकार की देखते हैं अभी गाइडलाइन क्या आती है। एक सर, अभी सरकार की एक एडवाइजरी हुई थी कि ट्यूशन फीस ही लेनी है, और जो एडमिशन फ़ंड है, जैसे कोई भी आपके फंड्स हैं, वो चीज़ें नहीं लेनी है। क्या वो चीज़ें बिल्कुल ही नहीं लेनी है या बाद में लेनी है? क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमी हुई हैं। लोग इस चीज़ को ये सोच लेते हैं कि नहीं देनी है, सरकार ने माफ़ कर दिया है। क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, जब बच्चा यूज ही नहीं कर रहा है तो फिर ट्रांसपोर्ट स्कूल कहाँ से लेगा? तो ट्रांसपोर्ट तो इसमें है ही नहीं। ट्यूशन फीस की सरकार ने अभी कही है। अच्छा, दूसरी बातें रही अलग तरह के जो खर्चे होते हैं स्कूल के हैं या बच्चों के हैं, एक्टिविटी के हैं, या कुछ भी ऐसा चीज़ है, स्पोर्ट्स है, जो भी करानी होती है, वो एन टाइम पे जब स्कूल खुलेगा तभी पता चलेगा कि इनकी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से क्या होंगे। अभी सरकार का यही निर्देश है हमारे को कि भाई सिर्फ आप ट्यूशन फीस लेनी है, और हमारे से इस बारे में डिक्लेरेशन फार्म भी लिया गया है कि इन 3 महीनों के अंदर आपने क्या किया है। तो हमने डिक्लेरेशन फार्म में ये बिल्कुल साफ लिख के दे दिया है कि हमने सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेनी है, अगर लेनी भी है तो। अच्छा, एक चीज़ हो रही थी कि जैसे सरकार ने ये बोल दिया था कि आप ट्यूशन फ़ीस लो, और सरकार ने एक चीज़ और बोली थी कि फ़ीस नहीं बढ़ानी है। तो कब से नहीं बढ़ानी है? क्योंकि 1 अप्रैल से ये एडवाइजरी नहीं हुई थी, ये उसके बाद ही हुई थी। तो उस पर क्या कुछ कहना होगा? मैं यही कहूँगा, जैसे हमारे से सरकार हर साल फॉर्म 6 लेती है, उसके अनुसार ही फीस बढ़ोतरी होती है। उसमें पहले ही लिख के देना होता है कि आप क्या करने वाले हो, आप 50 रुपये बढ़ाने वाले हो, 100 रुपये बढ़ाने वाले हो पर क्लासेज।
या मतलब फीस बढ़ती है? ये ट्यूशन फीस ही बढ़ती है, या 5th तक होती है और फिर हाई क्लासेस होती है और फिर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस होती है, उसके अनुसार ही फीस बढ़ती है। स्कूल अपनी मर्जी से कोई फीस नहीं बढ़ा सकता, उसी में सब कुछ क्लियरिफिकेशन होती है, ऑन पेपर होता है सारा कुछ। अच्छा, अब की बार तो वैसे ही मुझे नहीं लगता कोई स्कूल फीस बढ़ाएगा, क्योंकि ये समस्या सभी के ऊपर है। इसमें तो यही समस्या हो रही है कि स्कूल पेरेंट्स अपनी फ़ीस पे कर पाए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे सुनने में आ रही थी, स्कूल की तो नहीं सुनी मैंने और इस एरिया की भी नहीं सुनी, मैंने बाहर के एरिया की सुनी थी। कई स्कूलों ने फीस ना आने के कारण बच्चों के नाम काट दिए, तो उस पर अपने स्कूल में भी ऐसी कुछ स्थिति है, या उन स्कूलों के ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अभी तक 2 महीने से हमारी कोई नई फ़ीस नहीं आई है न्यू सेशन की, और इसके अलावा हम ऑनलाइन सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम तो ये भी कोशिश करते हैं कि जिन बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं वो भी हमारे से जुड़े, और जो हमारे से हेल्प हो सकती है हेल्प लें। और सरकार की तरफ से भी ये दिशा निर्देश है कि आप बच्चे का नाम नहीं काटोगे, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है, सबको मिलकर लड़ना है इसमें कोई भी बच्चा अनछूता रहे किसी प्रकार की। किसी को मान लो कोई मजदूर है, जैसे पहले क्या होता था हमारे पास, अपने पास ऐसा होता था, जैसे 70% मैंने बताया कि हमारे पास किसानों के बच्चे हैं, लेकिन आप किसान को भी ये मान के चलो ना, किसान नाम जुड़ने से वो अमीर नहीं हो जाता। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको बेचारे को बहुत कम ज़मीन है, जिनकी आजीविका बड़ी मुश्किल से चल पाती है। अच्छा, हाँ, और मैं कितने, आप भी जानते हो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को हमारे पास पढ़ाते हैं, जैसे रेडी वाले हैं, मजदूर हैं, फेरी वाले हैं, वो उनकी हेल्प हम पहले भी करते हैं। बहुत सारे, कितने सारे बच्चे हैं हमने जिसकी 50% लेस कर रखी है, या उनसे बहुत मामूली सी फीस लेते हैं हम। और फिर सरकार की तरफ से भी जो 134A में जो बच्चे आते हैं उनके वो फ्री जैसा ही काम होता है, उनको भी हम फ्री पढ़ाते हैं। और वैसे भी उनके अलावा भी हमारे स्कूल में ऐसे बहुत सारे मजदूरों के, गरीबों के बहुत बच्चे हैं जिनकी हम हेल्प करते हैं, आर्थिक तौर से बहुत हेल्प करते हैं। मैं उनको यही कहता हूँ, जब आप में इतना जज्बा है पढ़ाने का, इतनी मेहनत करके, तो माँ बाप के लिए बिल्कुल तैयार है, आपको परेशानी का कोई कारण नहीं बनने देंगे। तो और जैसे अब कब तक स्कूल खुलने की कुछ हम उम्मीद लगा सकते हैं? जैसे हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने कॉलेजों का कर दिया है कि आप 25 जून तक आपकी छुट्टियाँ रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि 30 जून में स्कूल खुलेंगे, शायद ही 1 जुलाई से कुछ हो पाए, क्योंकि अभी CBSE ने अपनी डेट शीट जारी कर दी है। जो बचे हुए एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से स्टार्टिंग है। जैसे नीट का भी 26 जुलाई का रख दिया है, और जी मेंस के भी लास्ट में, जुलाई के लास्ट में पेपर हैं। तो मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि शायद अगर सरकार 9 to 12 या 6 to 12 स्कूल शुरू में जैसे खोले, क्योंकि 10 साल से नीचे बच्चे और 65 उम्र से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो बाहर निकलने की बिल्कुल ही अनुमति नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 to 12 या 9 to 12 सरकार पहले स्टार्ट करेगी, और वो भी जैसे मैंने बताया था आपको OD1 की तरह, जैसे 50% बच्चे को, तो जुलाई में शायद उम्मीद है अभी। एक सर, जैसे बड़ी क्लासेस वाले ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से ले लेते हैं, अब रही प्री नर्सरी क्लासेस वगैरह, जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, उनको तो सर काफ़ी सारी समस्याएं आ रही होंगी, उस पर क्या कुछ कहना होगा? मैं उसमें मुझे लगता है जैसे हमारी युवा पीढ़ी है, शायद अब सब पढ़े लिखे हैं, वो पहले वाली बात नहीं रही है कि घर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। अब जो हमारे जैसे हमारे से छोटे काफ़ी बच्चे हैं, उनके बच्चे अब हमारे पास आ रहे हैं, तो वो लगभग सभी पढ़े लिखे हैं। और जो आजकल जो उनकी बच्चों की पेरेंट्स, मम्मी हैं या फादर है, सभी अच्छी तरह से बच्चों की हेल्प कर देते हैं। वो नहीं करता तो परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है। तो अब जैसे मुझे उनसे बात होती है, वो अपने बच्चों के पास, उनके पास बुक्स हैं, तो वो बिठा के अपने पास उनकी हेल्प कर देते हैं, और होमवर्क उनका हम भेज देते हैं। हाँ, तो ऐसी अब कोई समस्या इतनी ज़्यादा खास ये नहीं है। अच्छा सर, ये चीज़ें तो हमारी स्कूल से रिलेटेड थी। मुझे कुछ चीज़ें आपसे थोड़ा सा वैसे पर्सनली पूछनी थी। सर, जब ये स्कूल आपने स्टार्ट किया था, कितनी उम्मीदों से किया था, और आज वो उम्मीदें कितनी खरी उतरी हैं? क्योंकि गांव में स्कूल खोलना, आपने जैसे बताया, फ़ीस की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, और ये चीज़ आपके दिमाग में पहले से ही होगी जब आपने स्कूल खोला था, तो क्या कुछ बोल? जैसे पहले तो मैंने अपने रोज़गार के लिए तलाश करी। रोज़गार के चलते चलते जब मैं अपने लिए तलाश कर रहा था, तो मेरे पेरेंट्स यानी कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि कुछ ऐसा काम करो जो आप जैसे लोगों को रोज़गार मिल जाए। और ये बात मुझे समझ में आई। जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने भी कहा कि फिर उनसे मैंने सलाह ली, तो उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि हमारे पास एक ऐसा है जिसमें रोज़गार और लोगों को ज़्यादा दिया जा सकता है। और आज ये अपने एरिया में एक स्कूल के, ऐसे स्कूल की ज़रूरत है जैसे कि लोगों की एक भावना बनी हुई है कि अगर हम शहर में जाएंगे तो वहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी, क्यों ना वो चीज़ें हम यहीं पे दें।
और यही सपना लेके हमने जब इसकी शुरुआत की तो ये भगवान की भी कृपा है और ये बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद था कि वो चीज़ जो सेम टू सेम जो लोगों ने अपने मन में बनाई थी वो हमने उनको यहीं पे दी। सारी फैसिलिटीज़ टोटल एक एफिलेटेड टू CBSE स्कूल जो चीज़ें होती हैं वो सारा का सारा उनको दिया। जो शहर के अंदर स्कूलों में मिलती हैं वो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी हमने यहाँ पे दी बच्चों को, लाइट से लेकर बिजली पानी हर चीज़ से लेकर हर तरह की फैसिलिटी, स्पोर्ट्स की, अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, अच्छा स्टाफ की। तो इस कारण ये भी रहा हमारा 2-3 साल से है ना ब्लॉक में हम सब टॉप आते हैं रिजल्ट में। एक सर अपनी जो लाइन है ना पानीपत से आसान जाते हैं, इस पे स्कूल काफ़ी सारे हैं और कंपटीशन भी बहुत सारा है। तो इस कंपटीशन में हम किस तरीके से हम अपने आप को बरकरार बनाए हुए हैं और कितनी स्पीड से बनाए हुए हैं, थोड़ा उस पर बताएं। मैं ये कहता हूँ कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, आप किसी भी चीज़ में देख लो, पहले एक दूरदर्शन होता था, आपने देखा होगा जब हम छोटे छोटे थे, तो वहाँ पे हमारी मजबूरी थी एक चित्रहार देखने की। लेकिन आजकल प्राइवेट स्कूल आजकल प्राइवेट चैनल कम से कम 500 होंगे, हमारी मर्जी है, हम जो दिल करे वो देखते हैं। इसी तरीके शिक्षा से है, आप शिक्षा में जब जितना कंपटीशन होगा, जितनी फैकल्टी ज़्यादा होंगी, आपके पास एक ऑप्शन होगा। आप जितनी फीस आप ले रहे हो, आप उस तरह की फैसिलिटी दे रहे हो। आपको पेरेंट्स को एक छूट होती है इसमें कि आपने जैसी भी एजुकेशन चाहिए, जितना आपका बजट है, आपको उसके तरीके से उस स्कूल में एडमिशन कराएं। मतलब तो कंपटीशन का मतलब है क्वालिटी और निखर कर आती है। बिल्कुल, सभी स्कूल वाले अपने स्कूल को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर बच्चे को बारीकी से नज़र रखते हैं। मैं तो सरकार को भी ये कहता हूँ कि आप ना एक वाउचर कोड बच्चों को दीजिए। किसी जैसे डिपो से मान लो खाना लेना बच्चे को, किसी भी आदमी को डिपो से लेना है तो उसको जो क्वालिटी मिलती है वही लेनी पड़ती है, उसकी मजबूरी है। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए एजुकेशन के प्रति भी। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे CA होते हैं, एक चार्टेड अकाउंट होता है जो इसमें किसी का दखल नहीं होता, वो ऐसे चार्टेड अकाउंट ऐसे तैयार करते हैं कि उनमें सारा कुछ CA ही करते हैं, एग्ज़ाम से लेकर सब कुछ। उसमें कोई कोचिंग सेंटर नहीं होता, उसमें कोई देखा होगा आपने कॉलेज नहीं होता, वो घर बैठ के करते हैं और बिल्कुल एक वर्ल्ड लेवल के वो CA तैयार करते हैं। इसी तरीके से किसी चीज़ पे प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, कोई गाइडलाइन नहीं, अपनी मर्जी से करने दो। और ऐसे एग्ज़ाम आप लोन की तरह जैसे 6th मंथ में एग्ज़ाम लेते हैं, वो हमारे को ऐसे एग्ज़ाम के लिए ऐसा बच्चों को तैयार करने दो, जो चीज़ चाहिए आपको वो हम आपको देंगे और क्वालिटी को और इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा पढ़ाएंगे बच्चों को। थैंक यू सर। तो जैसे अभी हमारे साथ आर्यन ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर सर थे, इनसे बातचीत हुई, तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? और कोई भी क्वेश्चन है एजुकेशन से रिलेटेड, प्राइवेट स्कूलों से रिलेटेड, आप कमेंट करें। हम ज़रूरत होगी तो हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे और सारे के सारे सवालों का हम जवाब देंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।